नमस्कार फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः एक बार आपके YouTube चैनल सक्सेस गुरुकुल पर स्वागत है, जहां हम आज बायोलॉजी के अंतर्गत करेंगे कोशिका से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक का रिवीजन। इससे संबंधित जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो सभी आपको इस PDF में मिलने वाले हैं। ये जो PDF है ये NCERT की सार संग्रह नाम की बुक से ली गई है और ये जो बुक है NCERT सार संग्रह ये आपके सभी वनडे एग्जाम की दृष्टि से, चाहे SSC हो, रेलवे हो या स्टेट लेवल का कोई एग्जाम होता है, वहाँ के दृष्टि से यह काफ़ी इम्पोर्टेंट मुझे लगती है, क्योंकि इसमें सभी टॉपिकों के जितने इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं वो सभी इसमें इंक्लूड किए गए हैं। तो आप अगर ये बुक आपके पास है तो ज़रूर इससे रिवाइज कर सकते हैं। अगर आपके पास ये बुक उपलब्ध नहीं है तो आप हमारे वीडियो के माध्यम से वीडियो भी देख सकते हैं और साथ में हमारे टेलीग्राम चैनल से PDF भी प्राप्त कर सकते हैं, जहां से रिवीजन कर सकते हैं। तो आपसे हमारी यही रिक्वेस्ट रहती है कि आप लोग क्या है टॉपिक वाइज ही अध्ययन किया करें। इससे क्या होता है कि अगर आपने इन सब टॉपिकों की थ्योरी पढ़ ली है तो इन प्रश्नों को देखकर आप पूरे टॉपिक को रिवीजन कर सकते हैं, वो भी बहुत कम समय में। 15 से 20 मिनटों का ये वीडियो रहता है, 1 से 2 टॉपिक इसमें कवर हो जाते हैं। तो ऐसे ही लगातार आप वीडियो देखते रहें और आप अपनी तैयारी को बेहतर बनाने का प्रयास करें। पहले तो आप प्रयास करें कि आप उस टॉपिक की जो है थ्योरी पढ़ें। जब थ्योरी पढ़ लें तब फिर इन प्रश्नों को वीडियो देखें और इससे संबंधित PDF का भी एक बार रिवीजन कर लिया करें। ऐसे भी जैसे कुछ लोग करवा देते हैं YouTube में, आप 10-20 क्वेश्चन एक पूरे सब्जेक्ट से बायोलॉजी के कर लिए, कभी 10-20 क्वेश्चन हिस्ट्री के कर लिए। तो इस तरह से क्या होता है कि पूरा टॉपिक या पूरा सिलेबस जो है वो रिवाइज्ड नहीं हो पाता। लेकिन अगर आप एक सीक्वेंस वे में पूरे टॉपिक वाइज पढ़ते हैं तभी आपकी तैयारी बेहतर बन सकती है, क्योंकि आज के समय में तो आप देख ही रहे हैं कि कंपटीशन का लेवल अब कितना बढ़ता जा रहा है। तो आप लोग लगातार हमारे YouTube चैनल से जुड़े रहें। हम आपके लिए लगातार ऐसे ही टॉपिक वाइज पूरे क्लास लेकर आते रहेंगे और आपका रिवीजन होता रहेगा और आपकी जो इम्प्रूवमेंट है पढ़ाई की वो बढ़ती रहेगी। तो आइए अब क्लास शुरू करते हैं, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है कि जैव कोशिका की किस कोशिकांग को ऊर्जा घर अर्थात पावर हाउस कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या है, ऊर्जा घर या पावर हाउस के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे तंत्र में अधिकतम एटीपी अणुओं को उत्पन्न करने वाले पद का नाम केब्स चक्र है। एटीपी मतलब का फुल फॉर्म होता है एडिनो ट्राइफॉस्फेट। एटीपी क्या है, ये जो है ऊर्जा की इकाई होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली जो है वो प्रोटीन तथा लिपिड्स से निर्मित होती है। तो प्लाज्मा झिल्ली किन पदार्थों से बनी होती है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मार्क करके रखिएगा इसे कि प्लाज्मा झिल्ली जो है प्रोटीन और लिपिड से पदार्थों से बनती है। मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट सेल अर्थात लसिका कोशिकाएं पाई जाती हैं? तो मानव शरीर का जो स्प्लीन होता है, प्लीहा भाग होता है, उसमें लसिका कोशिकाएं अर्थात लिम्फोसाइट्स सेल पाई जाती है। किस जीव में लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते? तो ऐसा जीव जिनमें सेक्स क्रोमोसोम्स नहीं पाए जाते, लिंग गुणसूत्र नहीं पाए जाते, वो है छिपकली। जंतु कोशिका में अनुपस्थित होती है सेल वॉल अर्थात कोशिका भित्ति। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल अनुपस्थित होती है। नेक्स्ट आता है पीट पिंड जिसे कार्पस लूटियम कहा जाता है अंग्रेजी में, कहाँ पाई जाती है? तो कार्पस लूटियम जो है वो पाई जाती है ओवरी अर्थात अंडाशय में। तो आप इनके क्या है ज़्यादातर अंग्रेजी शब्द ही याद रखा करें, क्योंकि हिंदी शब्द कई बार परीक्षाओं में नहीं पूछा जाता और अंग्रेजी को ही जो है इंग्लिश शब्द को ही देवनागरी लिपि में लिख दिया जाता है। तो इंग्लिश शब्द इनके ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो इसको कार्पस लूटियम ही लिखा आएगा देवनागरी लिपि में। तो आप इसे कार्पस लूटियम याद रखिए। कहाँ पाई जाती है? अंडाशय अर्थात ओवरी में। प्रक्रमित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण अर्थात सेलुलर एंड मस्कुलर कंट्रोल को क्या कहा जाता है? तो एपोप्टोसिस कहा जाता है। एपोप्टोसिस कहा जाता है किसको? प्रक्रमित कोशिका मृत्यु प्रोग्राम्ड सेल डेथ के कोशिकीय और आणविक नियंत्रण को क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है एपोप्टोसिस। नेक्स्ट है केंद्रक न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस जो होता है के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो केंद्रक के अतिरिक्त कोशिका के किस कोशिकांग में डीएनए उपस्थित होता है? तो डीएनए जो होता है वो केंद्रक न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसके अलावा जो है हरित लवक और माइटोकॉन्ड्रिया में भी उपस्थित होता है। किसे कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है? तो कोशिका की पाचन थैली कहा जाता है लाइसोसोम को। इसे आत्महत्या की थैली के नाम से भी जाना जाता है, लाइसोसोम को। अगला प्रश्न है, मनुष्य के किस ऊतक टिश्यू में जन्म के पश्चात कोशिका विभाजन नहीं होता? तो जो मनुष्य की तंत्रिका कोशिका होती है, इसमें जन्म के उपरांत जो है इसमें कोशिका विभाजन नहीं होता। कौन सा भाग पादप तथा जंतु कोशिका में पाया जाता है? तो पादप और जंतु दोनों की कोशिकाओं में पाए जाने वाला जो है वो है कोशिका झिल्ली है, कोशिका द्रव्य है, केंद्रक है। तो केंद्रक, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली जो है ये पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में पाए जाते हैं। हाइपरप्लेशिया का क्या अर्थ होता है? हाइपरप्लेशिया का अर्थ होता है कोशिका के आकार में वृद्धि होना। जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? जीन शब्द सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया? तो थे जॉनसन। जीन शब्द जॉनसन। रिवर्स प्रतिलेखन की खोज किसने की थी? रिवर्स प्रतिलेखन की खोज की जाती है टेमिन और बाल्टीमोर के द्वारा। टेमिन और बाल्टीमोर का नाम याद रखिए, जिन्होंने रिवर्स प्रतिलेखन की खोज की थी। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, रिवर्स प्रतिलेखन का मतलब क्या है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। नेक्स्ट आता है कि जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया को कहा जाता है प्रभाविता। जब एक युग्म जीन दूसरे इकाई के प्रभाव को छुपाता है तो इस प्रक्रिया को कहते हैं प्रभाविता। नेक्स्ट प्रश्न है कि कोशिका का जीवित अंश जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म, जीव द्रव्य अर्थात प्रोटोप्लाज्म कहलाता है। यह किससे मिलकर बना होता है? तो कोशिका का जो जीवित अंश होता है वो जीव द्रव्य कहलाता है। यह जो है कोशिका द्रव्य और केंद्रक द्रव्य उससे मिलकर बना होता है। कौन सा कोशिकांग प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है? तो वो है राइबोसोम। राइबोसोम का क्या कार्य होता है? कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना। मानव शरीर में गुणसूत्रों की संख्या कुल कितनी है? मानव शरीर में जो कुल गुणसूत्र पाए जाते हैं उनकी संख्या होती है 46। कौन सा तत्व पौधों की कोशिका भित्ति अर्थात सेल वॉल की संरचना का घटक है? तो वो है कैल्शियम। पौधों के कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है? तो वो है कैल्शियम। सबसे छोटी जीवित कोशिका होती है माइकोप्लाज्म की। नेक्स्ट है किसे जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है? तो जीवन का जो भौतिक आधार है वो है प्रोटोप्लाज्म अर्थात जीव द्रव्य। कौन सा कोशिकांग केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है? तो वो है हरित लवक। हरित लवक जो है केवल वनस्पति कोशिका में ही उपस्थित होता है। द्विनाम पद्धति के जन्मदाता कौन थे? द्विनाम पद्धति के जन्मदाता हैं कैरोलस लिनियस। दो कोशिकाओं के मध्य पदार्थों का आवागमन किसके माध्यम से होता है? तो वो होता है जीवद्रव्य तंतु के माध्यम से। नेक्स्ट है कि किस तत्व के कोशाओं में एकत्रित होने से स्ट्रोमेटा खुल जाते हैं? तो जो पोटेशियम है, पोटेशियम के एकत्रित होने से क्या होता है? स्ट्रोमेटा खुल जाते हैं। ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा किस कोशिकांग को प्रदान की जाती है? ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की जाती है गोल्जी काय को। गोल्जी काय को जो है ट्रैफिक पुलिस की संज्ञा प्रदान की गई है। प्लाज्मा झिल्ली किससे बनी होती है? प्लाज्मा झिल्ली जो है वो लाइपोप्रोटीन की बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली की संरचना यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल किसने दिया था? प्लाज्मा झिल्ली की जो संरचना यूनिट मेम्ब्रेन का मॉडल है वो दिया गया था रॉबर्टसन के द्वारा। कोशिका भित्ति सेल वॉल होती है, तो कोशिका भित्ति सेल वॉल कैसी होती है? यह पारगम्य होती है। नेक्स्ट आते हैं यहाँ इम्पोर्टेंट
फैक्ट दिए गए हैं कि विश्व की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। तो विश्व की सबसे छोटी कोशिका है माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम की। विश्व की सबसे बड़ी कोशिका, विश्व में सबसे बड़ी कोशिका होती है शुतुरमुर्ग अंडे की। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका, मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है सेरिबेलम की ग्रैन्युअल सेल। सेरिबेलम की जो ग्रैन्युअल सेल होती है वो मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, मानव शरीर की जो सबसे बड़ी कोशिका है वो है ओवम अर्थात अंडाणु में। मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो है न्यूरॉन। पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है। तो पुरुषों में जो सबसे छोटी कोशिका होती है वो स्पर्म अर्थात शुक्राणु की होती है। सबसे बड़ी पादप कोशिका कौन सी है। सबसे बड़ी पादप कोशिका होती है कलर्पो टैक्सीफोलिया की। यहाँ जो सबसे छोटी कोशिका आपको दी गई थी विश्व में मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका सेरिबेलम ग्रैन्युअल सेल की, तो ये स्त्रियों के लिए दी गई थी। जबकि पुरुषों में अगर देखा जाए तो पुरुषों में सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है तो वो है स्पर्म अर्थात शुक्राणु। पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के अंडाणु के निषेचन की क्रिया जो है वो अंडवाहिनी में संपन्न होती है अर्थात फैलोपियन ट्यूब में। यहाँ इंग्लिश में गलत दिया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद रखिएगा कि पुरुषों के शुक्राणु तथा महिलाओं के जो अंडाणुओं का निषेचन होता है वो अंडवाहिनी में होता है अर्थात फैलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट है पादपों की आकारिकी से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक है प्लांट मार्फोलॉजी। प्लांट मार्फोलॉजी के बारे में देखते हैं। पहला प्रश्न है पादपों की किस संरचना के द्वारा जल जो है ऊपर चढ़ता है। तो जो जाइलम कोशिका पाई जाती है, जाइलम ऊतक होते हैं पादपों में, उनके द्वारा क्या है जल का संचरण होता है। एक बीज किसके अभाव में अंकुरित हो सकता है। पर्याप्त प्रकाश। एक बीज जो है पर्याप्त प्रकाश के अभाव में अंकुरित हो सकता है। प्रकाश संश्लेषण की दर। प्रकाश संश्लेषण की दर किस प्रकाश में सबसे अधिक होती है। प्रकाश संश्लेषण की सबसे अधिक दर होती है श्वेत प्रकाश में। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन। रंध्रीय वाष्पोत्सर्जन रुक जाता है विसरण कोशिका क्रिया में। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। विनाइट्रीकरण। जीवाणुओं द्वारा नाइट्रेट को वायुमंडलीय नाइट्रोजन में परिवर्तन करने की प्रक्रिया विनाइट्रीकरण। किस क्रिया के दौरान सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो सौर ऊर्जा होती है वो रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। वृद्धिरोधक ग्रोथ इनहिबिटर्स के रूप में कार्य करते हैं। वृद्धिरोधक के रूप में कार्य करते हैं एब्सिसिक अम्ल व इथाइलिन। एब्सिसिक अम्ल और इथाइलिन जो हार्मोन होते हैं, पादप हार्मोन हैं, इनके द्वारा क्या है वृद्धिरोधक हार्मोन के रूप में कार्य करते हैं। नेक्स्ट है पुष्पित पौधों के बीज किसके बने होते हैं। पुष्पित पौधों के बीज जो है वो भ्रूण खाद्य संग्रह तथा आवरण के बने होते हैं। प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण पादप के किस कोशिका का होता है। प्रकाश संश्लेषण पादप के जो है क्लोरोप्लास्ट भाग में संपन्न होता है। यदि हम केचुहे अथवा जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो वह क्यों मर जाते हैं। यदि केचुहे और जोंक पर हम नमक छिड़क देते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है। इसका कारण यह है कि परासरण प्रघात के कारण, परासरण प्रघात के कारण जो है केचुहे और जोंक पर नमक छिड़क देने के कारण उनकी मृत्यु हो जाती है। कौन सी फसल मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती है। तो जो दलहनी फसलें होती हैं जिनमें मटर चना शामिल है, ये क्या है मिट्टी को अतिरिक्त नाइट्रोजन प्रदान करती हैं। कौन से तत्व पौधों के विकास में आवश्यक नहीं है। तो सोडियम जो है वो पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं होता है। वर्मी कंपोस्ट। वर्मी कंपोस्ट क्या है। तो वर्मी कंपोस्ट कार्बनिक जैव उर्वरक होता है। किस पौधे को औषधि भारतीय चिकित्सक हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है। तो आंवले को जो है औषधि भारतीय चिकित्सक हर्बल इंडियन डॉक्टर कहा जाता है। अफीम
पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? तो अफीम जो है पौधों के फूल से प्राप्त होता है। सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को क्या कहते हैं? सबसे पहले बनने वाले प्राथमिक जाइलम तत्व को प्रोटोजाइलम कहते हैं। कॉफी पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो कॉफी जो है पौधों के बीज से प्राप्त की जाती है। रेशम के कीट सामान्यतः किस पेड़ पर पाले जाते हैं? तो रेशम के जो कीट होते हैं सामान्यतः शहतूत के पेड़ पर पाले जाते हैं। अगला प्रश्न है कि भूमि की उर्वरता घटाने वाला जीवाणु, भूमि की उर्वरता को घटाने वाला जीवाणु कौन सा होता है? तो भूमि की उर्वरता घटाने वाले जीवाणु का नाम है थायोबैसिलस डिनाइट्रिफिकेंस। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः कौन होता है? तो जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में हाइड्रोजन दाता सामान्यतः हाइड्रोजन सल्फाइड H2S। किस समूह के पौधों के जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है? तो टेरिडोफाइट्स समूह के जो पौधे होते हैं जीवन चक्र में 2 स्वतंत्र पीढ़ियों का एकांतरण होता है। वायु प्रदूषण के सूचक कौन होते हैं? तो लाइकेंस जो हैं वो वायु प्रदूषण के सूचक होते हैं। ये जो है कवक और शैवाल के मिलने से बनते हैं। अंडाशय विहीन पुष्पोद्भिद क्या कहलाते हैं? तो अंडाशय विहीन जो पुष्पोद्भिद होते हैं फाइनेरोगेम्स विदाउट ओवरी, उन्हें जिम्नोस्पर्म कहा जाता है, जिनमें बीज नहीं पाए जाते हैं। बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? बरगद की शाखाओं से निकलने वाली जड़ों को कहा जाता है प्रोप रूट अर्थात स्तंभ मूल। परजीवी पौधे अपने पोषक होस्ट से किस अंग द्वारा भोजन का अवशोषण करते हैं? तो वो है चूसकांग अर्थात हाउस्टेरियम के द्वारा। अगला प्रश्न है कि किस प्रकार के पौधों की जड़ों में द्वितीयक वृद्धि अर्थात सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है? तो जो द्विबीजपत्री पौधे होते हैं, द्विबीजपत्री पौधों में क्या है? द्वितीयक वृद्धि सेकेंडरी ग्रोथ पाई जाती है। नागफनी में पत्तियां किस में रूपांतरित होती हैं? नागफनी में जो पत्तियां हैं वो कांटों में रूपांतरित हो जाती हैं। गेहूं धान एवं जौ कैसी जड़ें पाई जाती हैं? तो गेहूं धान और जौ में जो उनमें फाइब्रस रूट अर्थात तंतुमय जड़ें पाई जाती हैं। रेशेदार जड़ तंत्र किन पौधों में पाया जाता है? प्रायः एक बीजपत्री पौधों में जो है रेशेदार जड़ तंत्र पाया जाता है। कौन सा मरूदभिद पौधा है जो उत्तर प्रदेश के मैदानी क्षेत्रों में पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के मैदानी भागों में पाया जाने वाला मरूदभिद पौधा है एकेसिया। पुष्प का सहायक अंग किसे कहा जाता है? तो पुष्प का सहायक अंग होता है बाह्य दलपुंज और दलपुंज। दलपुंज और बाह्य दलपुंज जो होते हैं पुष्प के सहायक अंग हैं। यहाँ पादप और उनके खाने प्रयोग या खाने योग्य जो भाग होते हैं उनको दिया गया है। तो प्याज और लहसुन का जो खाने योग्य भाग होता है वो कौन होता है? सल्ककंद अर्थात बल्ब। हल्दी और अदरक का जो खाने योग्य भाग है उसे कहते हैं प्रकंद। अरबी और जिमीकंद का खाने योग्य भाग क्या होता है? घनकंद। आलू का जो खाने योग्य भाग होता है उसको कंद या स्तंभकंद कहते हैं। हार्मोन विकार एंजाइम से भिन्न है क्योंकि हार्मोन्स उपापचयी क्रियाओं में पूर्णतः प्रयुक्त होते हैं। नेक्स्ट है कि जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है। जीवाणु में प्रकाश संश्लेषण उच्च पादपों से भिन्न होता है क्योंकि इसमें O2 का निष्कासन नहीं होता है। प्याज किसका परिवर्धित रूप है? प्याज जो है तने का परिवर्धित रूप होता है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश विजुअल लाइट में होती है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया केवल दृश्य प्रकाश में संपन्न होती है। तो दोस्तों आज हमने 2 इम्पोर्टेंट टॉपिकों को कवर कर लिया है। एक तो हमने सेल से संबंधित इम्पोर्टेंट टॉपिक था और दूसरा था प्लांट मार्फोलॉजी का। तो ये दोनों ही टॉपिक आपके बायो के सब्जेक्ट से लिए गए थे। तो
आगे आगे नेक्स्ट क्लास में हम फिर से आएंगे और नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे पोषण से संबंधित इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर। तो आज की क्लास में बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।